ये कंजर्वेटिव फोर्स एकदम आपके काम की चीज है, मैकेनिक्स में भी काम देगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम देगा। तो एकदम दिमाग में बैठा के रखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन किया जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी चीजें आसान करती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए काम करती है। और कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तीन तरह के, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तीन तरह के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, पोटेंशियल स्प्रिंग फोर्स। तो ये तीन फोर्स ऐसे हैं जो कंजर्वेटिव है। तो जाहिर सी बात है कि इस तीनों की जगह कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगी, यही घिसी पिटी कॉन्सेप्ट तीनों जगह रिपीट होगी। तो क्यों ना इसे एक ही जगह अच्छे से पढ़ ले और बाकी के दो टॉपिक चुटकी में उड़ा दें। तो इन तक देखें, फर्स्ट क्लास अंदाज में समझ में आने वाला है। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो सिंपल, कंजर्वेटिव फोर्स उसे कहते हैं कि जिस फोर्स के लिए वर्क डन, मैं लिखूंगा नहीं, ज्यादा बोलूंगा, इसलिए ध्यान से समझो, नोट करना है तो लिखते चलो, ठीक है, नोट्स बनाना है अगर तो। कंजर्वेटिव फोर्स उससे कहते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा जो फॉर्मेट आपको समझाना है कि कैसे पहचाने सर की कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ये मेन मुद्दा है, ये मेन फोकस है मेरा इस वीडियो में आपको बताने का। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिस फोर्स के लिए वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा, पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसके लिए वर्क डन पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन position, not the position, and independent of path। बात समझ में आ रही? कितने तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो तीन तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा स्प्रिंग फोर्स, और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आ रही? तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये तीन तरह के कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब ध्यान से देखना है, हमें समझना है फॉर्मेट, ठीक है, कितने तरह का फॉर्मेट, कितने तरह का होता है। तो फॉर्मेट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स जिससे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, फॉर्मेट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स जिससे क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मेट क्या है, ध्यान से देखिए, फॉर्मेट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अब ध्यान से देखें तो हम इसे एग्जांपल्स से समझेंगे। किससे समझेंगे, एग्जांपल्स से। कैसे समझेंगे, तो पहला एग्जांपल देखें। पहला एग्जांपल, हमने मान लिया कि हमारे पास फोर्स दिया गया है एफ वेक्टर, ठीक है, एफ वेक्टर दिया गया। एफ वेक्टर कितना दिया गया है, तो एफ वेक्टर दिया गया है आपको, मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप। ये एफ वेक्टर दिया गया है। ये क्या दिया गया है, एफ वेक्टर दिया गया। एक सेकंड में देख लो, बोर्ड पर की चीजें क्लियरली दिख रही हैं, ठीक है। तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, कितना दिया गया है, 2i कैप प्लस 3j कैप। अब मान लीजिए इसे ओरिजिन से ले जाना है। यहां ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0 और यहां ले जाना है किसी पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट है 2,4, ठीक है। वर्क डन कितना होगा, तो हमें पता है ना वर्क डन। अब ध्यान से देखिए, फाइंड वर्क डन कितना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। वर्क डन का फॉर्मूला था इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है, तो एफ वेक्टर, और चूंकि dr एक पोजीशन वेक्टर है, dr क्या है, एक पोजीशन वेक्टर, और इस वेक्टर के अंदर x भी है, y भी है, z भी है, तो ये पोजीशन वेक्टर। तो जाहिर सी बात है इस पोजीशन वेक्टर को तोड़ के लिख दो। तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dx i कैप प्लस dy j कैप, क्योंकि y तक j कैप ही तक है इसलिए j कैप तक ही लिखा। अगर यहाँ z भी होता तो यहाँ मतलब कि k कैप भी होता तो और बढ़ा देते, k कैप तक इसे भी लिख देते। तो चूंकि यहाँ आई जे है इसलिए हमने भी आई जे तक ही रखा। अब ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं आप, इस एफ वेक्टर को लिख दो। एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है, 2i कैप
प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। उसके बाद डॉट है तो डॉट डाल दो। उसके बाद क्या डाल दो, dxi कैप, dxi कैप प्लस dyj कैप, dyj कैप। अब ध्यान से देखिए, आपको तो पता है, आप समझदार आदमी हैं, समझदार बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आई सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है और अदर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है ना। तो आई डॉट आई 1 होगा लेकिन आई डॉट जे 0 हो जाएगा। तो क्यों हम 0 दूसरे वाले को करके वक्त अपना जाया करें, सिंपल। W बराबर, अगर W बराबर क्या हो जाएगा, तो 2dx, ठीक है, आई डॉट आई 1 हो गया। उसके बाद प्लस 3dy, इसे भी इंटीग्रेट करना है। और कहां से कहां तक, तो x का कोऑर्डिनेट देखिए, xy, तो 0 से 2 तक। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 से 4। अब ध्यान से देखिए W, तो 2 बाहर, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, तो क्या आ गया 2x, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2, प्लस 3 बाहर, y का dy का इंटीग्रेशन y, तो कहां से आ गया 0 से 4। तो W वर्क डन कितना आ गया 2, और अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, और ये कितना आ जाएगा 4 3 जा 12। तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया 16 जूल। वर्क डन कितना आ गया 16 जूल। अब इसमें समझने वाली बात ये है, ठीक है, समझने वाली बात ये कि ये पहला फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में अगर आप ध्यान से देखें, इस फॉर्मेट में, तो हेयर नोट करने की चीज ये थी कि जो फोर्स है वो क्या था, 2i कैप प्लस 3j कैप। तो नोट करने की चीज ये थी कि ये फोर्स और ये फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई किसी का फंक्शन नहीं है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। फोर्स ना ही x पर डिपेंड कर रहा है, ना ही y पर डिपेंड कर रहा है, ना ही z पर डिपेंड कर रहा है। प्रॉपर वैल्यू दी गई कि x के अलोंग 2 है और y के अलोंग 3 है। इस वजह से फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। इस वजह से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो पहला फॉर्मेट, फर्स्ट फॉर्मेट क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्मेट इफ फोर्स इज कांस्टेंट, फर्स्ट फॉर्मेट, फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आ रही है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। तो पहला फॉर्मेट समझ में आ गया, यस सर, कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम उसे कौन सा फोर्स कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। बात समझ में आ रही, पहले इतना फटाक से नोट कीजिए, फिर दूसरे फॉर्मेट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। फटाक से नोट कर लो इसे। इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये सेकंड फॉर्मेट है, ठीक है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये सेकंड फॉर्मेट। कहानी वही है, ओरिजिन से कहां ले जाना है 2,4 और वर्क डन निकालना। तो फॉर्मूला वही, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो डी आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, डी एक्स आई कैप और प्लस डी वाई जे कैप। अब एफ वेक्टर को पुट कर दो यहां पर। तो अब थोड़ी रफ्तार में एफ वेक्टर को क्या पुट करेंगे, तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट डाल दीजिए, और कितना हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब ध्यान से देखो, सेम वाले का कितना हो जाएगा, सेम वाले का हो जाता है 1। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कितना आ गया, वाई डी वाई। लिमिट कहां से कहां तक, तो एक्स का 0 से 2 और 0 से 4। तो कितना आ गया, ये एक्स क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, तो 3 को बाहर कर दो, 3 को बाहर कर दिया और लिमिट डाल दिया 0 से 2 प्लस इसमें से कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो 1/2 बाहर कर दिया वाई स्क्वायर, और कहां से कहां तक, 0 से 4 तक। तो ये कितना हो गया 1/3। अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8/3। और इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8। तो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 24 और 24 और 8 कितना हो जाएगा 32/3 जूल। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी वर्क डन निकल कर आ गया। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे, पहला फॉर्मेट मैंने क्या बताया, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा फॉर्मेट क्या है, फोर्स अगर, अब ध्यान से देखिए, फोर्स अगर एफ वेक्टर अगर इस तरह दिया, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप।
अगर इस फॉर्मेट में मतलब कि एक्स आई के साथ, मतलब आई के साथ एफ एक्स आई कैप, मतलब क्या, एफ एक्स आई कैप मीन्स एफ एक्स आई कैप मीन्स आई के साथ एक्स का फंक्शन, आई के साथ एक्स का फंक्शन, आई के साथ एक्स का फंक्शन, एफ वाई जे कैप, इसका मतलब क्या, मीन्स जे के साथ वाई का फंक्शन, और एफ जेड के कैप मीन्स के के साथ z का फंक्शन। अगर इस फॉर्मेट में है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा कंजर्वेटिव। अगर इस फॉर्मेट में है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। क्योंकि जो पाथ, जो वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। आप ए से ओरिजिन से ए पर आप कैसे भी ले जाओ, सीधे ले जाओ, घुमा के ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, पोजीशन पर डिपेंड करेगा। तो ये दो फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट मैंने बताया आपको कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। सेकंड फॉर्मेट मैंने क्या बताया आपको कि अगर फोर्स इस फॉर्मेट में है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तो इस केस में भी फोर्स कैसा हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। और तीसरा फॉर्मेट क्या है, देखिए पहले उसे नोट कर लीजिए फर्स्ट क्लास अंदाज में। चलिए फटाक से जल्दी, 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, ये फोर्स दिया गया है और कहानी वही है, ओरिजिन मतलब 0,0 से a तक ले जाना है आपको 2,4। वर्क डन निकालेंगे, फाइंड वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा। तो इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो आइए देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख लो सॉल्यूशन। वर्क डन का फॉर्मूला आपको अभी जस्ट हमने बताया, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो एफ डी आर मतलब कि एक बार एफ लिख दो, कितना आएगा 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट dx आई कैप प्लस dy जे कैप। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे हम 2xy, आई वाले को आई वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी वाई जे डॉट जे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये इंटीग्रेट होगा क्या, ये इंटीग्रेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां x के साथ dx तो है लेकिन y भी है और एक और वेरिएबल है, यहां एक्स स्क्वायर है और dy है, मतलब x स्क्वायर है और ये क्या है dy है। तो x वेरिएबल एक अलग चीज है, dy वेरिएबल एक अलग चीज है। तो ये इंटीग्रेट यहां से तो नहीं होगा। तो हम इसके लिए कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं, ध्यान से देखिए हम क्या काम करेंगे। तो dy, तो हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अगर दोनों में से हटा दें तो हम क्या लिख सकते हैं 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। दोनों को हमने एक टर्म कर दिया, दोनों को हमने क्या किया, एक टर्म कर दिया, मतलब इससे ये हटा के दोनों को हमने एक टर्म कर दिया। यहां तो इंटीग्रेट हो नहीं रहा था, तो हमने इस पैटर्न से, इस फॉर्मेट से या इस स्टेप से इस स्टेप पर आ गए। अब इसे क्या करें, तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। आपको जैसे यहां दिया गया है 2xy dx, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, अगर ये दिया गया तो हम क्या करेंगे, इसे पार्शियली इंटीग्रेट करें, पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx और कंसीडर कर लेंगे y कांस्टेंट है, कंसीडर कर लेंगे क्या कांस्टेंट है, कंसीडर y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। इसको हम क्या करेंगे, पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx और y को कांस्टेंट मान लो, तो कितना आएगा ये, अगर मैं y को कांस्टेंट मान लूं तो 2y बाहर चला गया, अंदर क्या बचा x dx। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 चला गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर y। तो इसका पार्शियली इंटीग्रेट ये आ रहा है। अब सेम चीज इसके साथ करो, तो हमने यहाँ dx को पार्शियली इंटीग्रेट किया, अब यहाँ पर dy को पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे। तो dy को जब हम पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे तो किसे कांस्टेंट मानेंगे, एक्स स्क्वायर को मानेंगे। यहां हमने x को इंटीग्रेट किया पार्शियली तो y को कांस्टेंट माना है। तो यहां अगर हम dy को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानेंगे, तो x कांस्टेंट बाहर कर लो, एक्स स्क्वायर, तो dy का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर y। अब ध्यान से देखो दोनों का पार्शियली इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर y और एक्स स्क्वायर y। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों मतलब इस टोटल के जगह चूंकि दोनों का पार्शियल इंटीग्रेशन ये आ रहा है तो हम इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर y, है ना, क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर y और यहां क्या लगा देंगे, d लगा देंगे। क्या लगा देंगे,
डी लगा देंगे। सर डी क्यों लगाएंगे? इसलिए डी लगाएंगे कि ध्यान से अगर आप देखो कि डी एक्स स्क्वायर वाई, अगर आप ध्यान से देखो तो इसे आप इंटीग्रेट करो, डी एक्स स्क्वायर वाई को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो यूवी, ये यू और मतलब मल्टीप्लाई में है तो यूवी वाला फॉर्मेट लगेगा। तो यू मान लीजिए एक्स को और वाई को मान लीजिए वी, तो वी बाहर वाई बाहर, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, वी बाहर यू का डिफरेंशिएशन प्लस वी बाहर, हाँ यू बाहर वी का डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया। अब ध्यान से देखो तो ये कितना आ जाएगा, 2, इसका आ जाएगा 2x, तो लिख दिया हमने 2xy, इसका क्या लिख दिया 2xy, और ये कितना आ गया तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए तो डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स है, डी एक्स को उधर भेज दें तो अल्टीमेटली आपके पास जवाब क्या बचेगा, डी एक्स स्क्वायर वाई उधर चला गया तो ये कितना आ गया 2xy dx प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई। अब ध्यान से देखिए क्या यही था, ध्यान से देखो तो क्या यही तो है, यही तो था, यही तो है 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। इसको हमने क्या लिख दिया डी एक्स स्क्वायर वाई। ये डी कहां से आया ये समझ में आया, एक्स स्क्वायर वाई कहां से आया ये समझ में आया, एक्स स्क्वायर वाई आया। हमने दोनों को पार्शियली इंटीग्रेट किया, दोनों को हमने पार्शियली इंटीग्रेट किया है, इसमें dx को इंटीग्रेट किया y को कांस्टेंट मान करके, इसमें हमने dy को इंटीग्रेट किया x को कांस्टेंट मान करके, और दोनों की वैल्यू सेम आई। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए ऐसा करने पर तो आपको पहली फुर्सत में समझ जाना है कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल वाला फॉर्मेट है, परफेक्ट डिफरेंशियल वाला फॉर्मेट है। और अगर ऐसा ना हो कि पार्शियल इंटीग्रेट करने पर दोनों की वैल्यू अलग अलग आए तो समझ जाइए कि वो परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, इसका मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर पार्शियली इंटीग्रेट करने पर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो समझ जाना है कि वो क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल। तो एक्स स्क्वायर वाई आ गया, तो हमने इस पूरे की जगह एक्स स्क्वायर वाई क्यों लिखा, तो एक्स स्क्वायर वाई को अगर आप वापस से डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको वही वैल्यू मिलेगी, लेकिन इक्वल में क्या मिलेगा डी एक्स स्क्वायर वाई आ गया। अब हमने इस एक्स स्क्वायर वाई को मान लिया कि लेट एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या चीज, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, यहां पर करता हूं, लेट एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया के, एक्स स्क्वायर वाई को हमने के मान लिया। तो अब इसका इंटीग्रेशन वर्क डन हो जाएगा डी के, और डी के की इंटीग्रेशन डी के का क्या हो जाएगा के। अच्छा लिमिट कैसे लिखेंगे, तो लिमिट लिखना भी देख लो, डब्ल्यू आ गया इंटीग्रल डी के, ठीक है। लिमिट कैसे लिखेंगे, तो एक्स की वैल्यू डालो 0, कहां से कहां तक था 0, तो x की वैल्यू 0 और कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 0 है तो लोअर लिमिट हो गया 0 क्योंकि दोनों का 0 ही है, और इसका कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और फिर उसके बाद y है तो 4 जा कितना हो गया 16, 4 जा कितना हो गया 16। सर ये आपने कैसे किया, यहां पर एक बार x की वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब 2 की स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 जा 16 आ गया। डीके का इंटीग्रेशन के, लिमिट डाल दीजिए 0 से 16, तो वर्क डन कितना आ गया 16 जूल, वर्क डन कितना आ गया 16 जूल। तो इस तरह से मैंने आपको ये भी बता दिया कि फॉर्मेट कितने तरह के हैं। पहला कांस्टेंट फोर्स होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, दूसरा फोर्स अगर मान लीजिए एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप के फॉर्मेट में होगा तो भी क्या हो जाएगा, तो भी आपको वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और तीसरा फोर्स अगर परफेक्ट डिफरेंशियल है, मतलब इस फॉर्मेट में है, परफेक्ट डिफरेंशियल है सर ये कैसे पता करेंगे, दोनों को पार्शियली इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू dx और विद रिस्पेक्ट टू dy। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो समझ जाना परफेक्ट डिफरेंशियल है, मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर आगे का काम करना जैसा मैंने बताया और फिर आपको रिजल्ट निकल जाएगा। तो 3 तरह के कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, बात समझ में आ रही है। अब चौथा जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसे हम देख लेते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो पाथ पर डिपेंड करता है, पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल क्या है उसका, फ्रिक्शन एग्जांपल है। बात समझ में आ रही है। तो यहां तक की कहानी बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गई होगी। इसका नेक्स्ट लेक्चर यहां डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ये वो सेगमेंट था जो मैकेनिक्स में भी काम देता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम देता है, इसलिए इसका समझना जरूरी है, तभी आप आगे के पोर्शन को अच्छे से समझ पाएंगे।
तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।